नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पेंटागन की रिपोर्ट का दावा, एलएसी पर भारत को उलझाए रखेगा चीन। आर्यन खान मामले की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े, नवाब मलिक हमलावर। सिद्धू पर पंजाब के एडवोकेट जनरल का पलटवार, कहा फैला रहे हैं भ्रम। पीएम मोदी पर राहुल का तंज, कहा विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है। और त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकार समेत 102 लोगों पर यूएपीए लगाया, अफवाह फैलाने का आरोप। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे कि आपको ये लगेगा कि भारत और चीन के बीच जो टकराव है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो अमेरिका का रक्षा विभाग है यानी कि पेंटागन, उसकी तरफ से 2 दिनों से लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन किस तरीके से अपनी सैन्य सुरक्षा को एलएसी पर बढ़ा रहा है। अब आज जो खबर आई है उसमें जो ताजा रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि चीन भारत की सीमा पर अपने दावों को हासिल करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई पहले की अपेक्षा से तेजी से कर रहा है। ये एक बात उसमें कही गई है। और साथ में रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है, 159 जो पेज की जो ये रिपोर्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि जो पूर्वी लद्दाख है उसमें पीएलए को यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी को अब वास्तविक अनुभव हो चुका है कि वो अपने दावों को कैसे हासिल करेगा, और उसी दिशा में वो अपनी योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है आने वाले दिनों में। साथ में उसने ये भी कहा है कि कल मैंने आपको बताया ही था कि चाइना और जो तिब्बत है और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक गांव है जहां पर 100 घर हैं और उसको चीन ने पूरी तरह से बसा दिया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो ताज़ा रिपोर्ट पेंटागन की है उसमें ये भी कहा गया है कि 6 साल में चीन के पास 700 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और 2030 तक इनकी तादाद 1000 हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। साथ में ये भी कहा गया है कि पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों की मौजूदगी पूर्वी लद्दाख यानी कि जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पर बढ़ाएगा और सैनिकों को वहां पर टिकाने का एक लंबा अभियान चलाएगा चाइना। इस बात को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में भी कहा गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि जो भी बातचीत अभी तक भारत और चीन के बीच में हुई है उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। और आपको ये भी बता दें कि उस रिपोर्ट में कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है चाइना उसका भी मेंशन है, और वो है C4I यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंटेलिजेंस प्रणाली को लागू कर रहा है चीन। और इसी दिशा में उसने पश्चिमी हिमालय में ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछा दिया है ताकि संचार ठीक से हो सके। और जाहिर सी बात है कि ये जो रिपोर्ट है पेंटागन की वो भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत चल रही है कि किस तरीके से सीमा विवाद को सुलझाया जा सके, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट आती है। अब भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसकी लेंथ कितनी है? 3488 किलोमीटर लंबी ये सीमा है। तो इस सीमा को कैसे बचाएगा भारत? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारी जो चाइना की पॉलिसी है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी इस समय बिल्कुल चुप है। और वो चुप क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, ये मोदी सरकार खुद ही जाने और खुद ही बताए। जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर शोर मचाएगा। दूसरा जो एक एंगल है कि ये जो पेंटागन की रिपोर्ट है ये दोनों, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, दोनों अपने रणनीतिक साम्राज्य के लिए, रणनीतिक फायदों के लिए इसको उजागर कर रहे हैं। अमेरिका अपने रणनीतिक फायदे देख रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें क्योंकि ये साफ साफ बिल्कुल कहा गया है कि जो चीन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और चीन ने ये वार्न किया है अमेरिका को कि जो भारत और चीन के संबंधों में अमेरिका इंटरफेयर ना करे। तो जो विस्तारवाद का एजेंडा चाइना का चल रहा है उसके चलते ये जो पेंटागन की रिपोर्ट है ये अच्छी नहीं है। अमेरिका चीन को यह बता रहा है कि वो अपने रणनीतिक फायदे के लिए वो इस तरीके की रिपोर्ट्स को उजागर कर रहा है और उससे भारत को आगाह कर रहा है।
लेकिन ये गेम हर लेवल पर चल रहा है। एक तो रणनीतिक लेवल पर, दूसरा जो विस्तारवाद का एजेंडा है, कौन सी सत्ता किसकी ज्यादा पावरफुल है ये बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका अपनी पेंटागन रिपोर्ट से कि देखिए चाइना का ये विस्तारवाद का एजेंडा है, और चाइना दूसरी तरफ अमेरिका को वार्न करके ये कहता है कि आप भारत और बीजिंग के जो संबंध है उसमें इंटरफियर ना करिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी जो एक तरीके से भारत और अगर आप अमेरिका के संबंध देखें तो वो बहुत करीबी रिश्ते माने जाते हैं, और भारत और चीन के जो संबंध है, हालांकि कई मंचों पर ये कहा गया है कि भारत और चीन बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वास्तविकता में जिस तरीके जो सीमा विवाद बार बार सामने आता है तो उसको लेकर लोगों के मन में डाउट होता है। लेकिन सीमा विवाद किस तरीके से और उलझ सकता है, और यही बात पेंटागन ने कही है कि इस सीमा विवाद को उलझाए रखेगा चीन, ताकि भारत पे एक तरीके का प्रेशर डाल रहा है कि वो अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब ना जाए। तो ये जो सारा जो विस्तारवाद का एजेंडा है उसके कई स्तंभ हैं कि अमेरिका पेंटागन की रिपोर्ट से इस बात को एक्सपोज करता है ताकि भारत को पता चले। चाइना का विस्तारवाद का जब एजेंडा एक्सपोज होता है तो वो अमेरिका को वो वार्न करता है कि देखिए आप भी चीन और अमेरिका भारत के संबंधों के बीच में ना पड़े। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार को ये भी पता है कि घुसपैठ हो रही है, चाइना ने पूरा एक गांव बसा लिया है, और भारत अब कितने सरेंडर मोड में है। जाहिर सी बात है कि 56 इंच सीने की हमारी सरकार बात करती है, तो आखिर वो 56 इंच का सीना, वो लाल आंखें आज हम चीन को क्यों नहीं दिखा पा रहे? चीन को हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि, या चीन को हम कड़े शब्दों में ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि आप हमारे भूमि पर, भारत की धरती पर आप घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब हमारी दूसरी खबर समीर वानखेड़े के क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है, और अब ताजा खबरों के मुताबिक समीर वानखेड़े को इस क्रूज ड्रग्स की जांच से हटा दिया गया है। जी हाँ, जो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच चल रही थी उस जांच से, यानी कि आर्यन खान का जो केस है और इसके अलावा जो नवाब मलिक के दामाद समीर खान का जो ड्रग्स केस है, इन सभी जांचों से समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनको हटा दिया गया है, और अब ये पूरी जांच दिल्ली के एसआईटी को सौंपी गई है। अब एसआईटी 6 मामलों की जांच करेगा, और जिसमें कि आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद समीर खान का मामला भी जुड़ा हुआ है। और फ्राइडे जब शुक्रवार को अचानक से ये खबर आई कि समीर वानखेड़े को इस जांच से हटा दिया गया है, तो एनसीबी दफ्तर में काफी हलचल हुई, और सत्य हिंदी से बात की एनसीबी साउथ वेस्ट क्षेत्र के जो डेप्यूटी डीजी हैं मुथा अशोक जैन, तो उन्होंने कहा कि गंभीर आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े पर, और इसीलिए उनको जांच से हटाया गया है। लेकिन उधर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में जो मंत्री है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक, उनका हमला नहीं थम रहा है और वो लगातार हमला कर रहे हैं। और अब जब समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया गया है तो उन्होंने एक ताजा ट्वीट किया, और उस ट्वीट में ये लिखा कि अभी तो ये शुरुआत है, कुल 26 केसेस हैं, और इन सारे 26 के 26 केसेस की जांच होनी चाहिए ताकि सिस्टम को क्लीन किया जा सके, सिस्टम का सफाया किया जा सके। उन्होंने कहा साथ में ये भी कि अब 2 एसआईटीज इसकी जांच कर रही हैं, यानी कि एक स्टेट लेवल पर एसआईटी बनाई गई है और एक केंद्र सरकार की तरफ से एसआईटी बनाई गई है, यानी कि एनसीबी की तरफ से। अब देखना यह होगा कि किसकी एसआईटी में ज्यादा दम है, और कौन सी एसआईटी, केंद्र की या फिर राज्य सरकार की एसआईटी, समीर वानखेड़े का खुलासा करती है और उसे बताती है कि किस तरीके से वो एक प्राइवेट आर्मी चला रहे थे। तो गंभीर सवाल समीर वानखेड़े ने, नवाब मलिक ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं समीर वानखेड़े पर, एनसीबी की जांच प्रक्रिया पर। अब लेकिन क्योंकि 2 एसआईटीज बन गई हैं तो अब वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी एसआईटी कितना बड़ा खुलासा करती है। लेकिन फिलहाल एक जो बड़ा खुलासा जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद वो एक बम फोड़ेंगे, तो कौन सा वो बम है अब ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आर्यन खान को बेल तो मिल गई है और वो जेल से छूटकर बाहर भी आ गए हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आर्यन खान में जो पूरी जांच की प्रक्रिया है वो किस दिशा में चलती है।
क्यों नहीं समीर वानखेड़े को हटाया जा रहा है? नैतिकता के आधार पर जब उनके गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी जाति को लेकर, उनके सर्विस को लेकर, पर्सनल, प्रोफेशनल, इतने सारे एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो समीर वानखेड़े को उनके पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, या फिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्हें केंद्र सरकार का समर्थन है? ये सारे बड़े सवालों के बीच देखना यह होगा कि कौन सी एसआईटी अब किस दिशा में काम करती है, और क्या समीर वानखेड़े का खुलासा जिस तरह से नवाब मलिक ने किया है, क्या उसी तरीके से केंद्र सरकार उन बातों का समर्थन करेगा? ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूं। अगली खबर में बात करते हैं पंजाब कांग्रेस और पंजाब के राजनीति की, जो कि दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, लोग ये उम्मीद लगाकर बैठ रहे हैं कि पंजाब का जो कांग्रेस है, पंजाब कांग्रेस है, वो सुधर जाएगी, वहां पर राजनीति का जो स्तर है वो इतना गिरेगा नहीं, और एकजुटता से कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतरेगी। लेकिन नवजोत सिद्धू इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, और ऐसा लग रहा है कि वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव हारे। उनका लगातार जो वहां के एडवोकेट जनरल हैं एपीएस देओल, उनसे तकरार बना हुआ है। सिद्धू नहीं चाहते थे कि एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल के बतौर उनको अपॉइंट किया जाए, और अब पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं यानी कि महाधिवक्ता एपीएस देओल ने खुद सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं, अब ये देखना होगा। पहला आरोप जो उन्होंने लगाया है, उन्होंने कहा है कि सिद्धू सरकार और एडवोकेट जनरल के ऑफिस के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सिद्धू राजनीतिक लाभ के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं। राज्य सरकार गंभीरता से, उन्होंने एपीएस देओल ने कहा है कि राज्य सरकार गंभीरता से नशीले पदार्थों को और गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामले पर जांच कर रही है, और उन सारे जांच के प्रयासों को पटरी से उतारने का काम कर रही है। सिद्धू के बयान, सिद्धू की जो बयानबाजी है, वो सारी चीजों को पटरी से उतार रही है, और लोगों को इसमें न्याय नहीं मिल पाएगा। ये गंभीर आरोप उन्होंने सिद्धू पर लगाए हैं। साथ में उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के कामकाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धू, और एडवोकेट जनरल के ऑफिस का राजनीतिकरण हो रहा है। तो जो एक नया जो एक फलक्रम बन चुका है, पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स जो बन चुका है, बोन ऑफ कंटेंशन अगर आप जिसे कहें, कि सिद्धू और एडवोकेट जनरल के बीच। सिद्धू चाहते थे कि एपीएस देओल को का नियुक्ति ना हो बतौर एडवोकेट जनरल, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति हुई, और इन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन उनका इस्तीफा चरणजीत सिंह चन्नी ने नामंजूर कर दिया था। और उसके बाद जो तकरार है सिद्धू की और जो कांग्रेस पार्टी की, वो अब बढ़ गई है, और लगातार सिद्धू सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि सिद्धू की जो मंशा है, सिद्धू के इंटेंशंस हैं, वो यही है कि कांग्रेस को हराया जाए। हालांकि वो कई बार बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी है, वो उसके लिए काम करेंगे, लेकिन जो वास्तविकता में जो उनके एक्शंस हैं वो यही, और जो जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी में उलझे हुए हैं सिद्धू, ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस को हरा कर रहेंगे। और ये जो टर्फ वॉर एक तरीके से नजर आ रही है, चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस सिद्धू, और उसमें अमरिंदर सिंह ने भी अब अपनी अलग से पार्टी बना ली है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि चीजें कांग्रेस के लिए खराब होती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में इसका फायदा जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी दल है, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की तो खैर वहां ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी वहां पर अमरिंदर सिंह के साथ कुछ कमाल करेगी, ये सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल सिद्धू ने कांग्रेस की जितनी भी कोशिशें हैं, या चरणजीत सिंह चन्नी की जितनी भी कोशिशें हैं, उस पर पानी डालने का काम सिद्धू कर रहे हैं। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर सिद्धू को क्या चाहिए, सिद्धू को कैसे मनाया जाए, सिद्धू किस बात से खुश होंगे, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन फिलहाल पंजाब कांग्रेस में हलचल सिद्धू ने मचा रखी है, चुनाव के कुछ महीने ही पहले। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूं। अब अगली खबर में बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर कि किस तरीके से पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज टेलीग्राफ ने एक स्टोरी की थी, और उस स्टोरी में ये कहा कि 42% अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल छोड़ दिया है, और अब वो चूल्हा फूकने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सिलेंडर्स का दाम बढ़ गया है, वो उसे रिफिल नहीं करा सकते। तो एक स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, और उन्होंने कहा है कि अब लाखों परिवार अब चूल्हा फूकने के लिए मजबूर हैं। और साथ में उन्होंने ये लिखा कि मोदी जी के विकास की गाड़ी अब
उल्टे गियर में चल रही है, रिवर्स गियर में चल पड़ी है और उस गाड़ी के ब्रेक भी फेल हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष काफी हमलावर है एलपीजी सिलेंडर्स के दामों को लेकर, और अभी त्योहारों का मौसम अब बिल्कुल बस अभी खत्म हुआ है और ऐसे में आम आदमी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एलपीजी का सिलेंडर है वो अभी 16 रुपए अक्टूबर के महीने में बढ़ाया, 6 रुपए अक्टूबर में बढ़ाया गया था, जिसके बाद 899 रुपए उसका दाम हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 266 रुपए बढ़ा दिया गया था और 2000 कुछ पैसे उसका दाम हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी के लिए खाना सिर्फ बनाना ही नहीं, अगर उसको बाहर जाकर भी अगर खाना है तो उसके लिए चीजें महंगी हैं। अब सरकार इन पर इस महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, ये किसी के समझ से परे नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि बढ़ती महंगाई, और ये वही बीजेपी है जो कि महंगाई को डायन कहती थी जब यूपीए सरकार में थी, और आज वही बीजेपी इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो लगातार राहुल गांधी मोदी जी से लगातार टकराव में बने हुए हैं और लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं एलपीजी सिलेंडर का दाम घटाते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्योंकि आने वाले राज्यों में कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बीजेपी ने जल्द ही महंगाई पर कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि उनको सियासी नुकसान झेलना पड़े। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं त्रिपुरा पुलिस की, जिसने आज 102 ट्विटर अकाउंट, जिसमें कि एक पत्रकार भी मौजूद है, उसमें कई लोग हैं जिनके खिलाफ यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं और उसके तहत उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। और ये कहा गया है कि उनके अकाउंट से जो फेक न्यूज है, फेक वीडियोस को शेयर किया गया था जब अभी पिछले महीने पानी सागर में दंगे भड़के थे। और ये दंगा कब हुआ था? जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों पर अटैक हुआ था, उसको वैंडलाइज किया गया था। उसके बाद त्रिपुरा में एक काउंटर रिएक्शन हुआ और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा दंगा था ये कथित रूप से प्रायोजित था वीएचपी द्वारा और बजरंग दल द्वारा और हिंदू जागरण मंच द्वारा। और इन बातों को 2 लॉयर्स ने उजागर किया था और कहा था कि देखिए इस तरीके से उन लोगों की उनको चिन्हित किया गया था। तो उन लॉयर्स के खिलाफ भी यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं। और अब ये जो पूरा मामला है इसे क्राइम ब्रांच डिवीजन जो त्रिपुरा का है उसको सौंप दिया गया है और पुलिस जितने भी हैंडलर्स हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएपीए जैसा एक गंभीर आरोप आप ट्विटर यूजर्स के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? और जो ये एंटी टेरर लॉ माना जाता है, एक संगीन आरोप है जिसको आप ट्विटर पर लोगों ने लिखा है और लिखने पर यानी कि एक एक्सप्रेस किया है चीजें और उसके बाद आपने उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस संगीन एलिगेशंस, जो संगीन आरोप होते हैं, कैसे लोगों को एक केस में फंसाया जाता है, जिसमें कि एक पत्रकार भी है, उसने अपनी फीलिंग्स लिखी, चीजों को एक्सप्रेस किया और उनको इतने बड़े संगीन आरोप के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो किस तरह से पुलिस अपना काम करती है। और ज्यादातर केसेस में आपने देखा है कि चाहे वो सेडिशन का मामला हो, चाहे यूएपीए के चार्जेस हो, ये ज्यादातर ये जो चार्जेस हैं कोर्ट्स में स्क्रूटनी होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में ज्यादातर जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो नहीं मिल पाता है। तो यहां पर सवाल खड़े हुए हैं त्रिपुरा पुलिस के ऊपर, साथ में त्रिपुरा के प्रशासन के ऊपर। अभी आपने देखा था कि हाल में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी कहा था कि एक त्रिपुरा की जो सरकार है, जो पुलिस क्या काम कर रही है, उसको एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। 10 नवंबर को ये रिपोर्ट सौंपनी है और उसके पहले इस तरीके की अब खबरें आ रही हैं कि यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं जो ट्विटर हैंडलर्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि त्रिपुरा पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन जांच का मतलब क्या यूएपीए के चार्जेस को लगाना है? आप कुछ और भी जांच कर सकते हैं, कुछ और चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन यूएपीए ही क्यों? क्या ये टेरर एक्टिविटी में आता है? ये सारे बड़े सवाल लोगों के बीच मौजूद हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिपुरा पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।